गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करें क्लास। आज एक नया टॉपिक शुरू करना था। कहाँ से शुरू करें? बेसिक से शुरू करते हैं, जर्नल से चलेगा। जर्नल के अंदर क्या क्या करना है, पहले तो जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। जर्नल एंट्री जब हो जाए तो उसके बाद में सब्सिडरी बुक, कैश बुक के ऊपर जाएंगे। डन, चालू करें। लो बेटे आ जाओ जल्दी से जर्नल प्रॉपर पे। कहाँ है तुम्हारा जर्नल प्रॉपर? शुरू करूं? टॉपिक नंबर 1.5 है जर्नल एंड लेजर आपके मॉड्यूल के अंदर, इसी से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक बात और, आपको तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, तो एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। क्या जुगाड़ है उसका? अरे एमसीक्यू को जुगाड़ क्या है? दूसरे सब्जेक्ट के एमसीक्यू के लिए क्या कर रहे हो? हाँ, एमसीक्यू ऐसे ABCD पे टिक करना पड़ता है कि नहीं? चालू नहीं हुआ? हाँ तो एक काम करना, मार्केट में किसी बुक शॉप में जाना, उनसे कहना CMA फाउंडेशन अकाउंट का स्कैनर दे दो। क्या मांगने का है? स्कैनर। CMA फाउंडेशन अकाउंट का। वो पूछेगा कौन से पब्लिकेशन का स्कैनर चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ स्कैनर, सबसे बढ़िया स्कैनर है सुचित्रा पब्लिकेशन का। किसका है? सुचित्रा पब्लिकेशन का, ठीक है ना? उनसे बोलना CMA फाउंडेशन का सुचित्रा पब्लिकेशन का स्कैनर दे दो, ठीक है? हर एक चैप्टर के कम से कम 100, 125, 150 क्वेश्चन मिल जाते हैं उसके अंदर, और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, और लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी आने वाले होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा स्कैनर ले लिया जाए? सुचित्रा पब्लिकेशन का स्कैनर ले लिया जाए, ठीक है? और रही बात और अलग से MCQ की प्रैक्टिस कैसे होगी, तो जैसे मैं अपने टेस्ट पेपर निकालूंगा उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना दूं जो सुचित्रा पब्लिकेशन में लिखा हुआ हो। मैं बिल्कुल नए वाले क्वेश्चन डिजाइन करके दे दिया करूंगा, ठीक है? तो एडिशनल MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, चलेगा? तो अकाउंट की क्लास, मतलब कल तो क्लास है नहीं मेरी, मंडे को है ना क्लास? हाँ, तो मंडे को जब क्लास लगेगी तो जब आप लोग आए तो सुचित्रा पब्लिकेशन का स्कैनर साथ में लेके आए, इतना ठीक है? पक्का? हाँ, क्योंकि वो स्कैनर ऐसा है कि अगर उस स्कैनर के ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 85 और 95 के बीच में तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे उसमें से, ठीक है? और रही सही कसर, मतलब सुचित्रा पब्लिकेशन में से कम 60 to 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सुचित्रा पब्लिकेशन में से आ जाएंगे। और रही बात 20, 25, 30 नंबर की जो कसर बाकी रह जाएगी वो अपन टेस्ट पेपर से पूरी कर लेंगे। ऐसे करके अपना काम हो जाएगा। ज़्यादा हेडेक लेने का नहीं अपन ने। ज़्यादा हेडेक कब लेंगे अपन? इंटर के समय। क्योंकि इंटर के समय क्या होगा, ये जो तुम्हारा मॉड्यूल दिख रहा है ना CMA फाउंडेशन का, कितने पेज का है? लगभग 300-400 पेज का तो हो गई है। ये 300-400 पेज CMA इंटर के अंदर एज इट इज छप के आ जाएंगे तुम्हारे। तो CMA इंटर के अंदर ये पूरे के पूरे चैप्टर एज इट इज छपे हुए हैं उसके अंदर। इवन एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एफिशिएंसी सब डुप्लीकेट छपी हुई है वहां पर वैसे ही। और इसके अलावा फिर 20-25 चैप्टर नए आते हैं उसके अंदर। तो फिर उस समय क्या होगा, जितना दिमाग को टेंशन देना होगा कब देना? CMA इंटर के अंदर देना, ठीक है? अभी तो हंसते खेलते जिंदगी कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? बेटे कल अगर तुम्हारा पेपर ले लिया जाए ना CMA फाउंडेशन का, तो कल की कल पास कर जाओगे तुम, लॉ को छोड़कर, क्योंकि लॉ तुमने 11th-12th में पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो कायदे से अगर तुमको ज़्यादा फोकस करना है तो अभी किस पे फोकस करने का? लॉ पे फोकस करने का, इतना ठीक है? बाकी अकाउंट तो जो 11th-12th में पढ़ा है वही है कुल मिला के, जैसा भी है। बस ये है कि अभी तक तुमने सब्जेक्टिव आंसर लिख के थे, अब फोकस किस पे करना है? ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। तो एक स्कैनर ले लो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो यहाँ से समझ लेंगे अपन। प्रैक्टिस के लिए स्कैनर बहुत है, बाकी टेस्ट पेपर में निपटेंगे, ठीक है? चलूँ आगे। जर्नल का मतलब क्या होता है बेटे? जर्नल का वर्ड होता है किसी भी तरह की डे बुक। हम लोग जब कहते हैं ना जर्नल, तो पुराने ज़माने में जर्नल को कहा जाता था डे बुक। डेली जो एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं लिख लो ताकि भूल ना जाओ। तो वो जो एक बुक होती थी ना जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया करते थे, उसको पुराने ज़माने में यूरोप में कहा करते थे जर्नल, ठीक? अगर किसी ने लियोनार्डो दा विंची की एक वेब सीरीज बनी थी, ठीक है, दा विंची, अगर किसी ने दा विंची देखी होगी तो लियोनार्डो दा विंची हमेशा अपने हाथ में एक लेदर के कवर की एक डायरी लेके घूमता रहता था। जब भी किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखता था तो उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जाता था, उसका फोटोग्राफ बनाता था वो। मतलब थोड़ा सा वो था
आर्टिस्टिक टाइप का आदमी था, तो वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपनी डायरी में जरूर लिखता था, और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो डेली बेसिस पर अपनी डायरी में कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। तो इस टाइप के जो डेली बेसिस पर एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें रेगुलर एक्टिविटी रिकॉर्ड करते थे, उसको क्या कहते थे हम लोग? जर्नल कहते थे। तो जर्नल का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भी वही है कि अगर अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पर अगर कहीं रिकॉर्ड करना है तो वो बुक क्या कहलाएगी? आपकी जर्नल प्रॉपर कहलाएगी, पहली बात। तो अब जर्नल प्रॉपर में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए अकाउंटिंग कहती है अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक। तो ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक है वो क्या कहलाएगी? आपकी जर्नल प्रॉपर। इतना ठीक है? जिस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस होती है ना पूरी की पूरी जर्नल प्रॉपर के अंदर जो आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जर्नलाइजिंग। तो बुक कौन सी है? अरे आपने मार्केट से एक बुक खरीदी ना, ये लो फोटो बना के समझाता हूं। ऐसी मार्केट से एक बुक खरीदी होगी तुमने, इसमें अपनी पूरी एंट्री कर रहे थे, तो बुक का नाम क्या? जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जर्नल प्रॉपर। अब प्रॉपर तो कहते नहीं, नॉर्मली इसको क्या नाम से पुकार दिया जाता है? जर्नल के नाम से पुकार दिया जाता है। अब जब तुमने बुक खरीद ली है तो बुक बेटे देखने के लिए तो खरीदी नहीं है अपन ने, क्या करना है इसके अंदर? अरे क्या करना है इसके अंदर? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ये लो बेटे तुमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए तुमने कहा एक काम करेंगे, तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तरीका क्या होगा? सर फॉर्मेट बनाएंगे। पहला कॉलम किसका? डेट का। सर डेट का कॉलम क्यों? अकाउंटिंग में जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे किस पे होंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज, ठीक है ना। तो डेट वाइज आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने और हर एक ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन होना जरूरी है। तो पहला कॉलम किसका बना लिया हमने? डेट का। सेकंड कॉलम किसका होगा? पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम किसका होगा? एलएफ। फोर्थ कॉलम होगा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इतना ठीक है? अब सवाल ये है कि सर आप कह रहे हो कि एक अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, इसके लिए कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड रूल होने जरूरी है। ये तो आप अपने हिसाब से कुछ और डेबिट करोगे, मैं अपने हिसाब से कुछ और डेबिट करूंगा। मैं बोल दूंगा मेरी डेबिट की डेफिनेशन ये है, तुम्हारी डेबिट की डेफिनेशन ये, तुम अपने पास रखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुमसे। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? फिर ऐसे में तो सबकी अकाउंटिंग बिगड़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड रूल होने चाहिए। स्टैंडर्ड रूल का मतलब जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। कोई ना कोई स्टैंडर्ड रूल होने चाहिए जिसके बेसिस पर जर्नल एंट्री हो। इतना ठीक है? तो अब ये रूल कैसे देखे जाए? तो व्हाट शुड बी द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सवाल किसका आता है यहां पर? व्हाट शुड बी द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। काम शुरू करूं? यहां से काम शुरू करना है ये। हाँ, तो लिखिए बेटे सबसे पहले ऊपर हेडिंग, हालांकि तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी लिख लो, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। लिखे बेटे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स आते हैं वो कहां से आते हैं? इनकी दो अलग अलग मेथड है, कह सकते हैं थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, ठीक है। एक थॉट ऑफ स्कूल है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। वन थॉट ऑफ स्कूल इज व्हाट? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक है इसके अंदर मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच। एक मिनट रुको यार, अपने पास जुगाड़ होना तो चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने पास में एंट्री का जुगाड़ ना हो। अरे अरे यार फोन ही डेड पड़ा हुआ है। चार्जर नाम की चीज है क्या किसी के पास? भाई 5 मिनट के लिए उधार मांग रहा हूँ, सबके सब ऐसे चुप हो गए, सर ने ले लिए तो, रख लिए तो, वापस नहीं किए तो। अरे मालिक ऐसा मत करो। अरे आला उदल बड़े लइया जिनकी टांगे बड़ी खराब, आला मर गया आलू खा के। अरे आला मर गया आलू खा के, उदल बड़े टमाटर खाए, गजम्बा हमने देखा। अरे गजम्बा हमने देखा, मच्छर बुलेट चलाए, थानेदार की वर्दी पहने हुए। अरे थानेदार की वर्दी पहने चोर को पकड़ने आए गजम्बा। अरे खुलना भैया, क्यों ऐसा कर रहा है?
चलो ठीक है, नहीं खुलना तो कोई बात नहीं है, यहीं से अपन काम चला लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाई देता हूँ आज मेरे को, मैं तुम लोगों को बेटे। यू आर करेंटली साइंड आउट, ऐसे कैसे साउंड आउट यार, मतलब क्या नाटक है ये, जबरदस्ती साइंड आउट, भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ा रहा मेरे को ऑनलाइन वालों को। अब साइन इन करो, कहाँ से साइन इन करूँ अब मैं, नहीं है मेरे पास कुछ, हाँ नहीं है, और क्या। लो बेटे, एक इटालियन मॉन्क हुआ करते थे, कौन, ल्यूका पासियोली, ठीक है ना। इटालियन फेरर हुआ करते थे, मॉन्क हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु टाइप के हुआ करते थे, बस ये तो उनके सर पे बाल थे, हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर पे बाल नहीं होते। हमारे बौद्ध भिक्षु लाल कलर का कपड़ा पहनते, वो लोग ऑरेंज कलर का पहना करते थे, कभी कभी काला कभी कभी सफेद, ऐसे करके। सर चेहरे दिखता कैसा था, बहुत सुंदर तो नहीं था लेकिन ऐसा दिखता था भाई अपना, ठीक है ना। इसका नाम हुआ करता, आधा दिख, अरे चेहरा भी पूरा नहीं दिखा क्या, ओ माय गॉड, ऐसे में कैसा होऊंगा रे बेटा। बाबा जी पूरे आओ ना, बाबा जी, ओ बाबा जी, सिग्नल सेटिंग, एस्पेक्ट रेशो कहाँ है, हाँ ये आ गया एस्पेक्ट रेशो। अभी ठीक है, हाँ। तो ऐसे बेटे बाबा जी दिखा करते थे, बाबा जी का नाम क्या था, ल्यूका पासियोली, प्यार से अपन बोलते थे ल्यूका पासियोली, डिटेल में नाम बहुत अलग टाइप का था, इटालियन नाम था इनका, ठीक है, ल्यूका बार्टोलोमियो डी पासियोली, इतना ठीक है। अब जो नाम है वो है, अब कैसा करेंगे, अब नाम थोड़ी बदल दोगे आप, ठीक है। अब अंग्रेजी बोलते हैं डाउनी ठगड़वाओ, तो मैं नहीं बोल दिया ल्यूका दी पासियोली, अपन अपनी एसेंट में उसका नाम लेंगे, वो अपनी एसेंट में हमारा नाम लेता अपन के छोड़ने का, है कि नहीं। तो अपन अपनी एसेंट में उनका नाम ले लेंगे, ले लो सर अपनी एसेंट में नाम ले लो। तो ये भाई का नाम हुआ करता था एक जमाने में, ठीक है। अब ये भाई का क्या सीन था, ये भाई का सीन पहले समझा देता हूं मैं आपको। ये भाई को असल में मैथमेटिक्स का बड़ा शौक था, भारी शौक था, मैथमेटिशियन टाइप का आदमी था ये, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन किस में, तो स्पेशलाइजेशन थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इंडाइसिस में, ठीक। तो बेटे 1497 में इसने एक बुक लिखी थी मैथमेटिक्स की, सुम्मा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनाई एंड प्रोपोर्शनैलिटी, भगवान जाने क्या है, ठीक है। ऐसी इसने बुक का नाम था कि उसने अब पता नहीं किस टाइप का नाम बताया, अपना नाम, गांव का नाम, देहात का नाम, शहर का नाम, गली मोहल्ला सब लिख दिया उसने, ठीक है। नाम लिखा, बुक का नाम क्या था, सुम्मा। अब सुम्मा उसको पढ़ते हैं इटालियन में समा, क्या पढ़ते हैं उसको, समा, लेकिन अपन कैसा पढ़ेंगे, सुम्मा, तब भी तो याद रहेगा बेटा, ठीक है ना। सुम्मा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनाई एंड एट प्रोपोर्शनैलिटा, ठीक है। ऐसे करके इसने एक बुक लिखी, कायदे से बुक किसकी थी, मैथमेटिक्स की बुक थी। भाई पहुंचा पब्लिशर के पास, मेरी बुक छापो, पब्लिशर ने मना कर दिया। बात सर क्यों मना कर दिया पब्लिशर ने, उस जमाने में ट्रेंड हुआ करता था कि बुक जितनी मोटी होगी ना उसके अंदर उतना ज्यादा कंटेंट होगा, ऐसा माना जाता था। तो दुबली पतली बुक जो छपती थी ना उस जमाने में, उसको कोई नहीं खरीदता था। बुक हैवी होनी चाहिए, मजा आना चाहिए बुक पढ़ने में, यानी एक बार खरीदे तो कम से कम 15-20 दिन चले। उस समय लोगों की पढ़ने की स्पीड बड़ी तगड़ी हुआ करती थी, तो ऐसी कंडीशन में 700-800 पेज की बुक को तो 15-20 दिन में निपटा देते, 10-15 दिन में निपटा देते थे। तो इसलिए बुक थोड़ा मोटा करना था, तो इनसे कहा कि एक काम करो, तुम जाओ अपनी बुक को क्या करके लाओ, थोड़ा सा हैवी बना के लाओ, कंटेंट ज्यादा डालो इसके अंदर। अब भाई क्या लिखेगा उसमें, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने भी दिमाग लगाया कि एक काम करता हूँ, पूरे इटली में, पूरे रोम में, यहाँ वहाँ पूरे यूरोप में घूमता हूँ, जितने बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग तो करते होंगे,
अपनी अकाउंटिंग करने के लिए कोई ना कोई तो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते होंगे, और ये भी अपने आप में मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, बची हुई बुक में मैथमेटिक्स की बुक के पार्ट बी बनाया जाए। पार्ट बी में क्या लिख दिया जाए, जैसे बिजनेसमैन अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए सिस्टम को यूज करते हैं वो उसके अंदर लिख दिया जाए। तो उसने बनाया अपने बुक को हैवी करने के लिए सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर पूरे यूरोप में घूमा, यहाँ वहां। अब बौद्ध भिक्षु टाइप का आदमी तो था ही, घर परिवार है नहीं, बीवी बच्चे है नहीं, घर में भी रख के क्या करेंगे, ठीक है। सड़क पे तो भिटियाली करनी थी, चले बढ़िया सड़क पे घूमते हुए, ठीक है ना। बाबा जी का चोगा पहन लिया, निकल गए घूमने के लिए। जो बिजनेसमैन दिखा बैठ गए उसके बाजू में, अच्छा बता तुम अपनी अकाउंट की बुक कैसे मेंटेन करते हो। फिर थोड़ा सा इसने नॉलेज दिया, थोड़ा सा उसने दिया, थोड़ा सा उसने दिया, ऐसे करके इनने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का नॉलेज इकट्ठा किया। प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को लिखा। सारी चीजों को लिखने के बाद मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से उसने सारी चीजों को अरेंज किया। सारी चीजों को अरेंज करने के बाद उसने बनाया अपनी बुक का सेक्शन बी। और सेक्शन बी के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ था, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल उठा के उसने उसके अंदर लिख दिए। इतना ठीक है। और उसी बुक को हम लोग हिस्ट्री की फर्स्ट बुक मानते हैं। अब ऐसा नहीं था कि उसके पहले अकाउंटिंग नहीं होती थी, अकाउंटिंग उसके पहले भी होती थी, लेकिन उसके पहले कोई किसी ने सारे के सारे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इतना प्रॉपर तरीके से अरेंज करके सिस्टमैटिक तरीके से लिखकर कोई बुक उसके पहले पब्लिश नहीं हुई थी। तो इसी को हम लोग फर्स्ट पब्लिश बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मानते हैं। और इसने बेटे पूरी की पूरी बुक किसके ऊपर लिखी थी, इसको पूरी की पूरी बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बुक बेसिस पर लिखी थी। और इसने बड़े साइंटिफिक तरीके से लिखी थी। साइंटिफिक तरीके से मतलब इन्होंने अकाउंट को उस समय आर्ट ना मानते हुए उस समय इन्होंने अकाउंट को क्या माना था, साइंस माना था। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, बाद में वो धीरे से आर्ट में कन्वर्ट हो गया, एक अलग बात है। तो बड़े साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बुक लिखी थी, क्योंकि इनका मानना यह था कि अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं उनके भी अपने कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में किसी ने पूछा कि भैया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होती, तो इन्होंने कह दिया एवरी डेबिट शुड हैव इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और एवरी क्रेडिट शुड हैव द करस्पॉन्डिंग डेबिट। यानी हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने चाहिए। एक इफेक्ट क्या कहलाएगा, डेबिट इफेक्ट, तो दूसरा इफेक्ट क्या कहलाएगा, क्रेडिट इफेक्ट। ठीक, अकॉर्डिंग टू इट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग कम से कम कितने अकाउंट में होगी, कम से कम 2 अकाउंट में तो होगी ही होगी, ऐसा इनका कहना था। इतना ठीक। तो बुक लिखने वाला कौन, ल्यूका डी पासियोली। ठीक है ना। कौन से ईयर में बुक आई थी, 1497। ठीक है ना। आज से 700 साल पुरानी बुक हो गई, 700 भी क्यों, 800 साल पुरानी बुक हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, इंस्टीट्यूट वालों को ही नहीं मालूम है तो बहुत बताएंगे क्या वो। ठीक, मतलब तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब बेटे और आगे चलते हैं। तो फिर सर ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या था, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, आगे चलूं मैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अगर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग की जाए तो कायदे से आपकी अकाउंटिंग बड़ी एक्यूरेट होगी, इसके अंदर एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाता है। एक्यूरेसी का लेवल बढ़ने का पीछे का रीजन ये होता है कि अगर ट्रांजैक्शन का एक साइड आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे किसी एक अकाउंट के, तो दूसरा साइड कहां रिकॉर्ड होगा, किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो जब उस तरीके से क्रॉस एंट्री आप करेंगे तो आखिरी में आपको क्रॉस चेक करना इजी हो जाएगा। और आप एक अकाउंट पे गलती करेंगे दूसरे अकाउंट में तो सही लिख देंगे कम से कम। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने कोई गलती की है तो कहीं ना कहीं वो गलती आपकी पकड़ में भी आ जाएगी। ऐसी गलतियों को हम लोग कहते हैं एरर। उन एरर को ढूंढना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो इट विल इंक्रीज द एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ज्यादा एक्यूरेसी कैसे आ जाती है, इफ यू आर सपोज टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो जनरली हम क्या मान लेते हैं कि जो अकाउंटिंग हुई है वो एकदम ठीक ठाक अकाउंटिंग हुई है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि अकाउंट्स की बुक में कहीं ना कहीं एरर है। सो यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द एरर इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। यहां तक ठीक है। ओके, सेकंड एडवांटेज है कि आप अगर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करते हैं तब उस कंडीशन में यहां पर प्रॉफिट या लॉस निकालना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। सिस्टमैटिक तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कायदे से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है देन द प्रॉफिट और लॉस शुड बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग इनकम विद द एक्सपेंसेस। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस सबका डेटा मेंटेन करता है। और अगर आपके पास में पूरा डेटा है तो विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑफ इनकम एक्सपेंस यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पर अगर इस कंडीशन में अगर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मेंटेन की जाए तो यहां पर आपका प्रॉफिट, कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है, कितने आपके लॉसेस हुए हैं, ये भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। आगे चलें। इसके बाद अगला एडवांटेज था कि भाई आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब
बैलेंस शीट जो बनाते थे ना अपन, तो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पहले मैंने समझाई थी आपको, नहीं समझाई आज तक? नहीं समझाई ना? अरे समझाई थी, नहीं समझाया? बैलेंस शीट के समय समझाया था ना मैंने, नहीं समझाया? चलो फिर से सुन लो एक बार और। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हो? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। यानी कुल मिला के आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिस स्टेटमेंट में आप अपनी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरे पास अगर किसी की बैलेंस शीट आती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसके पास में कितने रुपए की एसेट्स है ये कैलकुलेट करूंगा मैं। फिर ये देखूंगा कि इस बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है। फिर मैं एसेट्स और लायबिलिटी को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करूंगा। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या बोलूंगा? बिजनेस इज सॉल्वेंट। हमारा बिजनेस क्या है? सॉल्वेंट है। क्यों सॉल्वेंट है? बिकॉज वी आर कैपेबल इनफ टू पे ऑल आर लायबिलिटी। तो हमारा बिजनेस कौन सा बिजनेस कहलाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन अगर लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो बिजनेस क्या है? इंसॉल्वेंट, बिकॉज यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज टू पे ऑल योर लायबिलिटीज। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्वेंट है बिजनेस, इंसॉल्वेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन पहले से ज्यादा अच्छी हुई है या बेकार हुई है, ये सब चीजें किससे पता चल सकती हैं? आपको बैलेंस शीट से पता चल सकती हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सबसे पहले तो आपको इस चीज को फैसिलिटेट करती थी कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस सही तरीके से, डिटेल्ड तरीके से आप कैलकुलेट कर सके बाय कंपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस। दूसरा एडवांटेज ये था कि बाय मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यू कैन आल्सो प्रिपेयर योर बैलेंस शीट, एंड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट यू कैन आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन बिजनेस एंटिटी। अगले एडवांटेज की बात की जाए तो यहां पर जितनी डिटेल की जरूरत होती है, अब क्योंकि सिर्फ अकाउंट के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होती है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, यही इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन यूज करते हैं अपने फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए। यानी दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्यूचर प्लानिंग, फॉर टेकिंग द फ्यूचर डिसीजंस, फॉर टेकिंग द फ्यूचर एक्शंस। तो अल्टीमेटली यहां पर इतना डेटा तो आपके पास में सफिशिएंटली अवेलेबल हो जाए कि अगर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो आपका ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वो डेटा भी आपको सप्लाई करा दे, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन मेक द फ्यूचर प्लान्स। इतना ठीक है? उसके बाद यहां पर बेटे एक चीज और भी होती थी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर, कि आप एक ईयर के डेटा को दूसरे ईयर के डेटा से कंपेयर कर सकते थे। चलो बाहर वाले से अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे, लेकिन अपने आप को तो अपने आप से कंपेयर करना पड़ेगा ना। अपने आप को अगर अपने आप से कंपेयर करोगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई हम पिछले साल से अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले साल से हमने और सत्यानाशी मचा दी है। होता तो वही है ना भाई। 5th क्लास में अपना रिजल्ट हुआ करता था 95%, 10th क्लास में आते आते कितना हो गया वो 85, 12th में तो पास होने के वादे हो गए थे अपने। यानी ईयर बाय ईयर ग्रोथ होती गई कि नहीं? अरे ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रही थी ना, बस ग्रोथ के आगे DE और लगा हुआ था, पढ़ना जरूरी नहीं है, बराबर है। तो ईयर बाय ईयर क्या हो रही थी? अपने रिजल्ट में ग्रोथ हो रही थी ग्रोथ। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम अपने आप को अपने से तो कंपेयर करोगे ना, और कंपैरिजन के बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस रिजल्ट निकाले जाते हैं। ठीक? अरे ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अब क्या करोगे बेटे, अपने समझने का तरीका कुछ ऐसा ही है। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ योर अकाउंटिंग। आगे चले। अब उसके बाद में बेटे डबल एंट्री इंपॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग तो बेटे ट्रांजैक्शन समझा दिया, इवेंट समझा दिया, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। हाँ अब बात आती है यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ से हमने शुरू करना है। आप लोग अगर चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट लिखा है मैंने, इसी के साथ में आप लिख सकते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट किस अकाउंट को किया जाए, क्रेडिट किस अकाउंट को किया जाए, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाए, इसके लिए पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझना जरूरी होता है। इस चीज के लिए दो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक है इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है इसके अंदर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है ना? आज भी आपको स्कूलों के अंदर जो मेथड पढ़ाई जा रही है वो कौन सी पढ़ाई जा रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाई जा रही है। इनफैक्ट बेटे अगर मैं आपकी 11th क्लास की बुक को अमेरिका, न्यूजीलैंड या यूरोप की अकाउंट की 11th क्लास की बुक से अगर कंपेयर करूं तो आपकी बुक बेटे आज से, मतलब यूरोप के हिसाब से आपकी बुक 20 साल आउटडेटेड चल रही है। ठीक है ना? आप अभी भी 20 साल पुरानी बुक ही पढ़ रहे हो यूरोप के हिसाब से। ठीक? 20 साल पहले वहां पर ये पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका अमेरिका के अंदर। ठीक है? हाँ 20 साल पुरानी कोई बुक मिलेगी तो उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट मिल जाए तो एक अलग बात है। आगे चलें। तो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कहते थे कि भैया पहले आपको अकाउंट के जितने वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट। ठीक है ना? जैसे लेजर पोस्टिंग बनाते हैं ना, सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, इन सबको हम लोग क्या मानते हैं? अकाउंटिंग वेरिएबल्स। अब अकाउंटिंग वेरिएबल्स को एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पहले दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन से अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और कौन से अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट है। ये और थोड़ा डिटेल में गए। डिटेल में जाने के बाद इन्होंने इम्पर्सनल अकाउंट को,
ये सॉरी पर्सनल अकाउंट को इन्होंने और 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? एक हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे हो गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरे हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऐसी 3 सब क्लासिफिकेशन हो गई पर्सनल अकाउंट की। हाँ लिख लिया? नहीं लिखना है? हाँ तो लिखना जल्दी। यहां तक लिख लिया होगा तो समझा दूं एक बार? अरे समझा दूं? चलो अरे किसको एसी बंद करना है? वह ठंड लग रही है तो तुम इस तरह बाकी बैठ जाओ ना, दूसरों गर्मी में क्यों मार रही हो यार? यहाँ पे आके देखो, यहाँ बैठ के देखो क्या हाल हो रहा है मेरा। मैं तो पिछली बार मैंने गलती कर दी, बोल देना था कि सर कैमरे को उधर लगाओ, मैं उधर बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा। ठीक है आगे चलूँ मैं? हाँ सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। जब भी कभी आप बिजनेस करते हैं तो किसी ना किसी से आप उधार लेते ही हैं। जैसे अब रेगुलर आपकी लाइफ में होता है ना भाई, लड़कों के बीच में ज्यादा चलता, भाई 50 रुपए देना यार, जेब खाली आज, ठीक है पॉकेट मनी खर्चा हो गई। फिर दोस्त निकाल के कहता चल 50 रुपए तू रख ले, अगले मंडे को पॉकेट मनी मिलेगी तो फिर अपन दोनों मिलके खर्चा करेंगे। ठीक है तो ऐसा होता है ना दोस्त यारों के बीच, भाई 50 रुपए देना, फिर अपन ने 50 रुपए, लड़के हैं तो वापस करेंगे नहीं, पक्की बात है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में लड़कों की, मतलब मैं लड़कों के बीच में ज्यादा रहता था और अल्टीमेटली ऐसा कोई हम लोग के बीच में ऐसा होता नहीं था। हम लोग के एक तो पहले प्लेयर आदमी थे, सुबह से लेकर शाम तक बास्केटबॉल खेलना, कोई दूसरा काम तो होता नहीं था अपने पास में। फुल पिटियाली का दौर चलता था एक जमाने में। तो उस समय जब हम लोग टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो हम लोगों को, मतलब हम लोग की टीम में जो 8-10 लोग हुआ करते थे, वही हम लोगों का एक सर्कल था, वही सोशल सर्कल, वही पर्सनल सर्कल, वही सब कुछ सर्कल वही था। साथ में स्कूल जाना, साथ में बात, सबको हम लोग का 10 लोगों का एक जैसा ही होता था। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग बाहर टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो हमको पता ही नहीं होता था कि हमारी जेब में किसका पर्स पड़ा हुआ है, किसका वॉलेट अपनी जेब में लेके घूम रहे, किसी को नहीं पता होता था। अगर किसी को ऐसा खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने का मन है तो जो जिसका वॉलेट सामने दिखा उसी का वॉलेट उठाया, जेब में रखा, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, ऐसा चला करता था। तो हमको तो पता ही नहीं होता था कि हम किसके पैसे खर्चा कर रहे हैं। पूरा ट्रिप घूम के हो गया, पूरा ट्रिप खेल लिया, खा लिया, सब कुछ कर दिया, खरीद के कुछ लाते नहीं थे क्योंकि पैसे बचते ही नहीं थे। आखिरी में घर वाले बड़ी उम्मीद से पैसे देके भेजते थे, बेटा कितने दिन के लिए खेलने जा रहा है? मम्मा मैं 6 दिन के लिए टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, अब 6 दिन के हिसाब से घर वालों ने भी बढ़िया पैसे दे दिए, ले बेटा 10,000 रुपये रख ले, खेलना कूदना, कुछ खरीद के ले आना, ये वो शॉपिंग वॉपिंग कर लेना। ठीक है, अपनी बहनों के लिए कुछ ले आना, ऐसा वैसा। घर वाले उम्मीद पालते थे कि लड़का आएगा तो कुछ खरीद के लाएगा, ऐसा कहा का खरीद के लाएगा, अपन ने तो पूरे उड़ा उड़ू के बराबर कर दिए खाने पीने में। तो मुद्दा ये है कि भाई अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो किसी आदमी से पैसे उधार लेना या किसी आदमी को पैसे उधार देना, ये बड़ी कॉमन सी बात होती है। तो अगर आप किसी आदमी से पैसे उधार ले रहे हैं या किसी आदमी को पैसे उधार दे रहे हैं तो आदमी एक जिंदा एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जीता जाता एक व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों को जिनके साथ में आप पैसे उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग किस कैटेगरी में डालते थे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डाल देते थे। अब बेटे एक बात बताओ, मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और मेरे को अगर सैलरी लेनी होगी आशीष सर से, मेरे को कोई मतलब नहीं है यूनिक एकेडमी क्या है, एम्बिशियस एकेडमी क्या है, यूनिक एम्बिशियस क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं किसको पहचानता हूं? सिर्फ आशीष सर को पहचानता हूं। आशीष सर के साथ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आशीष सर ने कहा नवनीत सर सीएमए फाउंडेशन की बैच आपको इतने से इतने बजे तक पढ़ाना है, इतने इतने दिन तक पढ़ाना है, इतने इतने पैसे मैं आपको दूंगा। मैंने कहा डन, हो गया डन। अब मुझे किससे पैसे लेने हैं? आशीष सर से। अब आशीष सर से पैसे लेने हैं तो दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम आशीष सर। तो अल्टीमेटली आशीष सर मेरे लिए क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। तो अगर आप किसी एक नेचुरल पर्सन से जीते जागते आदमी के साथ में अगर डील कर रहे हैं तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाता है? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब सिचुएशन को थोड़ा बदल देते हैं। आशीष सर ने कहा नवनीत सर ये सीएमए फाउंडेशन वालों को अकाउंटिंग पढ़ाना है, छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मैंने कहा सर छोटा बड़ा छोड़ो, पैसे कितने दोगे ये बताओ। बोले पैसे की टेंशन मत लो नवनीत सर आप इस बार। मैंने कहा क्यों, इस बार क्या हो गया, लॉटरी लग गई? उन्होंने कहा हाँ सर लॉटरी लग गई समझ लो। मैंने कहा कैसे? तो बोले सर यूनिक और एम्बिशियस एकेडमी दोनों का मर्जर हो गया है, ज्वाइंट वेंचर में क्लासेस चल रही हैं, बहुत पैसा सर अपने पास में, टेंशन लेने का नहीं है अभी, आप बोलो सर ऊपर से सब बरसेगा भर भर करके। तो मैंने कहा डन। तो मैंने कहा बनाओ कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट बना। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनाऊं? आशीष सर के साथ में बनाऊं या मंदानिया सर के साथ में बनाऊं या यूनिक एम्बिशियस के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बात खत्म। यूनिक एम्बिशियस जिंदा आदमी है, चलता फिरता दिख रहा है, गेट से अंदर आते हो ये एक यूनिक एम्बिशियस इधर आ ले बेटा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये अपने आप में कायदे से देखा जाए तो यूनिक एम्बिशियस इटसेल्फ इज अ बिजनेस एंटिटी, बस इट इज नॉट अ नेचुरल बॉर्न पर्सन। अब मैंने तुमको पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट करा दिया, सब कुछ करा दिया, तो पैसे किससे मांगने जाऊंगा मैं?
आशीष सर के पास में जाऊंगा तो बोलेंगे यूनिक एम्बिशियस से पैसे मांग, मंदानिया सर के पास जाऊंगा तो बोलेंगे यूनिक एम्बिशियस से पैसे मांग। आज तक ढूंढ रहा हूं किधर है यूनिक एम्बिशियस, बोर्ड में ही छपा पड़ा है बस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लेकिन अल्टीमेटली अमाउंट किससे रिकवरेबल है? इस बार पैसे तो लेने हैं। पहले पैसे किससे लेने थे? आशीष सर। किसकी कैटेगरी में चले गए? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब पैसे किससे लेने हैं? यूनिक एम्बिशियस। तो जब कभी आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ में डील करते हैं तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। सर लेकिन ऐसा कब होता होगा? तुमने भी किया बेटे। बैंक अकाउंट, बैंक कोई जीता जागता आदमी है नहीं, लेकिन बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक से आप पैसे निकाल रहे हो, तो बैंक भी अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अच्छा खासा चलता फिरता बिजनेस है, वो भी अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी है। तो आप किसके साथ में डील कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटी के साथ में डील कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट किसकी कैटेगरी में आ गया? आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। तीसरी कैटेगरी होती है ऐसे अकाउंट्स की जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद तो पर्सनल अकाउंट नहीं होते, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो किसी ना किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या लिख दिया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, कैपिटल अकाउंट सुना? कैपिटल अकाउंट किसी आदमी का नाम है। कैपिटल इधर आ, ऐसा पुकारा आज तक तुम्हें? कैपिटल इधर आ नहीं, तो कोई आदमी का नाम तो नहीं है ये, लेकिन अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के ओनर्स को। बिजनेस के ओनर्स ने जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे कभी आपने सुना होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स अकाउंट भी किसका अकाउंट है? ओनर्स का ही अकाउंट है। लेकिन ओनर ने जितना बिजनेस का फंड विड्रॉ किया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसके लिए आपने क्या कर दिया? एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर दिया। कौन सा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा ड्रॉइंग अकाउंट। ये दो अकाउंट कौन से हो गए आपके? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और एक कदम आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कभी नाम सुना है? क्या होता है? सैलरी आना नहीं है, देना है। अपन बिजनेसमैन है बॉस, अपन को अपन सैलरी लेते नहीं, अपन सैलरी देते हैं, वजन अपने ऊपर है। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसी कंडीशन में जो सैलरी हमको देना बाकी है, अरियर इन सैलरी, ऐसा कुछ होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आपने लिखा तो जरूर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन इनडायरेक्टली अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके एम्प्लॉय को, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो ऐसा नहीं लग रहा? आउटस्टैंडिंग सैलरी भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी, ये अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस एम्प्लॉय को जिसको आपने सैलरी एडवांस में दे रखी है, बाद में रिकवर करने वाले हो। एडवांस इनकम, हो सकता है आपके क्लाइंट या आपका कोई कस्टमर आपके पास में आता है, और कस्टमर जब आपके पास में आया तो आपने कस्टमर से पैसे ले लिए, काम अभी तक करके दिया नहीं है लेकिन आपने, ये क्या हो जाएगा? आपकी एडवांस इनकम। एडवांस इनकम में ये आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। और कायदे से ये अकाउंट भी किसका है? ये अकाउंट भी उस कस्टमर का है जिससे आप ऑलरेडी एडवांस ले चुके हो, जिसके बदले में काम करके अभी आपको देना बाकी है। तो जब आप कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, एडवांस इनकम और एडवांस सैलरी, और जो भी जैसा भी कहना हो आपको, तो ये सारी चीजें किसके अंदर भी आ जाती हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। क्योंकि अकाउंटिंग की कन्वीनियंसी के लिए हम लोग एक नॉर्मल सा, एक कॉमन सा नाम ले लेते हैं, लेकिन ये नाम किसी ना किसी अल्टीमेट पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसे तीसरे अकाउंट और कौन से हो गए आपके? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में जितने भी अकाउंटिंग वेरिएबल है उनकी दो कैटेगरी बनी। कौन कौन सी? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरी बन गई। कौन कौन सी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राम श्याम मोहन सोहन जॉन सीता गीता मोहन सोहन, जो भी जैसा भी है, इतना ठीक है। दूसरी कैटेगरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने बिजनेस है सारे आ गए। ठीक है ना? यूनिक एकेडमी, एम्बिशियस एकेडमी, यूनिक एम्बिशियस एकेडमी, सब किसके अंदर आ गया? आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया। ठीक है? उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कॉमन एग्जांपल कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम या एडवांस इनकम, ये सब किसके अंदर आ गए? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गए। इतना ठीक है? डन। इसके बाद बात आती है किसकी? इम्पर्सनल अकाउंट की। अब इम्पर्सनल अकाउंट को इन्होंने सब क्लासिफाई किया दो पार्ट में। एक बना इसमें से कौन सा? रियल अकाउंट, और एक बना इसमें से कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। अब सर ये रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? तो इन्होंने कह दिया जितनी भी एसेट्स हैं आपकी, क्या? जितनी भी एसेट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं,
उनमें से उन एसेट्स को अलग कर दो जो पर्सनल अकाउंट में काउंट हो गई हैं, और बाकी एसेट्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओ। कौन सा? रियल अकाउंट। सर ऐसा क्यों? उन एसेट को अलग कर दो जो पर्सनल अकाउंट में आ गई है। सोच के देखो, डेटर बोलते हैं ना आप, डेटर क्या होते हैं? डेटर जिनसे हमको फ्यूचर में पैसे लेना है, ठीक है ना। अभी क्रेडिट सेल्स कर दिए, पैसे मिले नहीं है, दिस अमाउंट इज रिकवरेबल इन फ्यूचर, तो इनको आप कहते हैं डेटर। डेटर तो लोग ही होंगे ना कुछ लोग होंगे जिन लोगों से पैसे लेना है। जहां तुमने लोगो बोल दिया, जहां तुमने लोग बोल दिए, तो किसकी कैटेगरी हो गई वो? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब लोग, या तो जिंदा या तो मरा हुआ, लेकिन है तो लोग। तो मुद्दा ये है कि जिन लोगों से पैसे लेना है वो तुम्हारे डेटर हैं, और ये तुम्हारी एसेट भी है। तो डेटर नाम की एसेट किसके अंदर चली गई? पहले ही पर्सनल अकाउंट के अंदर चली गई ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैटेगरी कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट भी है, लिखा करते थे ना बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो ये एसेट भी पहले कहां चली गई? पर्सनल अकाउंट में चली गई, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम, कभी नाम सुना? काम करके दे दिया, अभी तक पैसे नहीं मिले, ऐसे कुछ होता था ना, इसको आप क्या कहते थे? अक्रूड इनकम या प्रीपेड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसे ही कहते थे ना। ये भी तुम्हारी एसेट है, लेकिन ये भी किसकी कैटेगरी में चली गई? पहले ही पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चली गई। ऐसे ही होता था। बैंक अकाउंट, बैंक में तुम्हारे पैसे डिपॉजिट हैं तो तुम्हारी एसेट है, एसेट है। लेकिन बैंक अकाउंट तो पहले किसके अंदर चला गया? पर्सनल अकाउंट के अंदर चला गया। और वो भी कौन सी कैटेगरी थी? इम्पर्सनल अकाउंट, सॉरी कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर चला गया। तो जो एसेट पहले ही पर्सनल अकाउंट पे चली गई उनको छोड़ दो, और जो बची हुई एसेट है वो सब किसके अंदर उठा के डाल दो? रियल अकाउंट के अंदर उठा के डाल दो। इतना समझ में आया? अब बची हुई एसेट में क्या आएगा? जितने एग्जांपल आते जल्दी बोलो 2 मिनट के अंदर। लैंड, बिल्डिंग और प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, बैंक नहीं, कैश के अलावा इतने, इसके अलावा प्रेमाइसेस और गुडविल और इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। कॉपीराइट के साथ में 3 नाम मैं ही बोल देता हूं जो बचपन से याद है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ठीक है ना। पेटेंट को ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, इतना ठीक है। और 2-4 नाम बोल देता हूं, नो हाउ भी ले लो चलो मेरी तरफ से। वेबसाइट और सॉफ्टवेयर, बात हुई थी ना हमारी इंटेंजिबल एसेट की। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब क्या है? तुम्हारी एसेट है। ये सारी एसेट किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी? आपकी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगी, इतना ठीक है। उसके बाद अब बेटे यहां पर दूसरी कैटेगरी कौन सी बनी पर्सनल अकाउंट की? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या करें? तो जितने इनकम के अकाउंट हैं और जितने एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, जितने प्रॉफिट के अकाउंट हैं, जितने लॉसेस के अकाउंट हैं, सब उठा के कहां पे डाल दो? नॉमिनल अकाउंट पे डाल दो, इतना ठीक है। तो पहले तो पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी बन गई। कौन कौन सी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद 2 कैटेगरी बनेगी किसकी? इम्पर्सनल अकाउंट की। पहली कैटेगरी कौन सी? रियल अकाउंट। दूसरी कैटेगरी कौन सी? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? सारी एसेट एक्सेप्ट दोस विच आर कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? सारी इनकम, सारे खर्चे, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, इतना ठीक है। 600 साल बीत गए, 700 साल बीत गए, 700 साल बेटे फिर से अकाउंटेंट की आंखें खुली एक बार कि यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि क्या हुआ, 600 साल के बाद बिजनेस करने का तरीका बदल गया। और खासकर अगर देखा जाए तो बिजनेस के अंदर ड्रास्टिक चेंज कब आए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था याद है? अच्छा ठीक है, जाने दो, ठीक है, कुछ नहीं बोला मैंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बिजनेस के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए। असल में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रक्शन हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कम ही हुआ था। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किसमें हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी कंट्रीज के ऊपर सीवियर इफेक्ट आए थे, उन कंट्रीज की इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए इनफैक्ट सारी कंट्रीज को एक साथ आके एक बैंक बनाना पड़ा, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन कंपनीज के ऊपर वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी, जिन कंट्रीज की इकोनॉमीज के ऊपर सीवियर इफेक्ट आए हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सो दैट वो कंट्रीज भी अपने आप को वापस खड़ा कर सके, इकोनॉमिकली अपने आप को रिकवर कर सके। और उसके बाद में बिजनेस करने का तरीका बहुत तेजी से बदलना शुरू हो गया। जैसे पुराने जमाने में क्रेडिट के ट्रांजैक्शन बहुत कम होते थे, नए जमाने में क्रेडिट के ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लगे। पुराने जमाने के अंदर बैंक के ट्रांजैक्शन बहुत कम हुआ करते थे, नए जमाने में बैंक के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगे।
पुराने जमाने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते थे लेकिन नहीं के बराबर। नए जमाने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन बहुत धड़ल्ले से होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद में नए नए तरीके से बिजनेस करने की नई नई टेक्निक निकलना शुरू हो गई। अब आज की डेट में देख लो बेटे, आज से 5 साल पहले ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई वर्चस्व नहीं हुआ करता था, और आज की डेट में देखो तो हर दूसरा आदमी पहले तो ऑनलाइन मार्केटिंग ही करता है। तो ऐसी कंडीशन में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये जो थे ना अपनी कौन कौन सी वेबसाइट है जमाने भर की, इन सारी वेबसाइट्स ने आपकी शॉपिंग करने का नजरिया, तरीका सब बदल दिया उठा के। तो बिजनेस बहुत तेजी से जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे अकाउंटिंग को ही बदलना पड़ेगा। इट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट कि भाई अकाउंटिंग को भी यहां पर बदलना पड़ेगा। अकाउंटिंग शुड बी ऑल्सो चेंज्ड। अब अकाउंटिंग बदली, नए तरीके से बिजनेस होने लगा। अब जब नए तरीके से बिजनेस होने लगा तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ये कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो गई। ये सारे ट्रांजैक्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब एक बात बताओ, जैसे कि आप अक्सर एक रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाते ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तुमको क्या लगता है 800 साल पहले जब लुकिया पासोली ने बुक लिखी थी तब कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाता होगा क्या? नहीं बनाता था कोई। फिर बाद में आपकी अकाउंटिंग बदली, बाद में लोगों ने जब क्रेडिट में बिजनेस करना ज्यादा चालू कर दिया, लोगों ने क्रेडिट में सेल करना शुरू कर दिया, फिर डेटर से जब पैसे डूबने लगे तो बैड डेट्स होने लगा, तो फिर एक आया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना शुरू कर दिया। तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अगर मुझे आपको एंट्री एक्सप्लेन करनी हो तो मैं सर पटक के भी ट्रेडिशनल अप्रोच से एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जिस जमाने में ट्रेडिशनल अप्रोच बनी थी उस जमाने में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा कि 90% बिजनेस क्रेडिट में होगा। फिर अपने डेटर से पैसे मांगने जाएंगे तो कुछ डेटर तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके पैसे नहीं देंगे, डुबा देंगे, खा जाएंगे, भाग जाएंगे। उस समय क्या करेंगे? तो इसीलिए जैसे जैसे बिजनेस बदला तो एक नई अप्रोच की जरूरत पड़ी। नई अप्रोच इंट्रोड्यूस करी अमेरिका वालों ने। तो हम लोग जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं ना, उसी को कई बार कहा जाता है अमेरिकन अप्रोच। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अमेरिकन अप्रोच। अब आप इसको मॉडर्न अप्रोच कह दो या अमेरिकन अप्रोच कह दो, एक ही बात है। आगे चले। इन्होंने कहा नहीं, अब ये पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट वाला नाटक खत्म, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग को अलग तरीके से बाइफरकेट करेंगे। इन्होंने कहा जितने भी अकाउंटिंग वेरिएबल हैं अब उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 5। कौन कौन सी? एक कैटेगरी होगी एसेट की, एक कैटेगरी किसकी होगी? लायबिलिटी की, अगली कैटेगरी होगी कैपिटल, एक कैटेगरी बनेगी इनकम और एक कैटेगरी बनेगी एक्सपेंस। कायदे से देखा जाए तो जो पुराने अकाउंटिंग वेरिएबल को पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई किया था, उन्हीं अकाउंटिंग वेरिएबल को इन्होंने नए तरीके से रिक्लासिफाई किया था और कुछ भी नहीं। हो गया बेटे यहां तक? आगे चले। तो कायदे से देखोगे तो न्यू मॉडर्न अप्रोच के अंदर, या जिसको हम लोग यहां पे चाहो तो लिख लेना अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच ऐसे लिख लेना यहां पर, ठीक है। तो अमेरिकन अप्रोच में उन्होंने रिक्लासिफिकेशन करी थी। जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसको नए तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया। अमेरिकन वालों ने कहा कि भाई पूरी की पूरी अकाउंटिंग एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, या रेवेन्यू और एक्सपेंस इसी पे बेस्ड है। तो अमेरिका वालों ने पहले तो इन 5 एलिमेंट को नाम दिया कंबाइंडली, बेटे इनको नाम दिया इन्होंने कंबाइंडली नाम दिया फंडामेंटल प्रमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। फंडामेंटल प्रमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग, इनको नाम दिया फंडामेंटल प्रमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग। और अमेरिका वालों को मानना ये था कि जब आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन 5 एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है तो जब आपकी अकाउंटिंग के जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं वो भी इन्हीं पे बेस्ड होने चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कर दी रिक्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने अकाउंट? मेनली कितने अकाउंट? 3। पहला कौन सा? पर्सनल, दूसरा कौन सा? रियल, और तीसरा कौन सा? नॉमिनल। रियल और नॉमिनल अकाउंट मिलके क्या बना देते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट बना देते हैं। तो ऐसे करके ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। और एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये क्या हो गई आपके लिए? मॉडर्न अप्रोच। अब इनके बेसिस पर डबल एंट्री के रूल क्या बने समझना तो ये भी था, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे थे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इनके बेसिस पर अगर डबल एंट्री के रूल्स को अगर देखा जाए तो डबल एंट्री के रूल्स के लिए इन्होंने कुल मिला के कह दिया। एग्जाम्पल तो बहुत डिस्कस कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। डबल एंट्री के रूल क्या थे? तो यहाँ पर इम्पर्सनल अकाउंट के ये सब वो सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। लो बेटे इतना ठीक है।
तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या थे? तो इन्होंने पर्सनल अकाउंट के लिए पुराने जमाने में क्या चला करता था, पहले मैं वो बता देता हूं आपको, आगे चले। पुराने जमाने में कहते थे कि अगर कोई भी आपका पर्सनल अकाउंट है, मतलब आप किसी ना किसी पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। अब वो जो पर्सन है, इसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते थे? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट पार्टी हमेशा कौन मानते हैं? अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट पार्टी किसको माना जाता है? बिजनेसमैन को। और इसी बिजनेसमैन ने अपने पैसे कहाँ लगाए होंगे? अपने बिजनेस के अंदर लगाए होंगे। तो सेकंड पार्टी किसको फर्स्ट पार्टी किसको मान लेते हैं हम? हमेशा बिजनेस को। पैसा किसने लगा हुआ था? सबसे पहले बिजनेसमैन ने। तो बिजनेसमैन को हमेशा हम सेकंड पार्टी कंसीडर कर लेते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो सब किस में आ जाएंगे? थर्ड पार्टी के अंदर आ जाएंगे। ठीक। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगी। अब थर्ड पार्टी या तो रिसीवर होगी या तो गिवर होगी, ये बात तो पक्की है। या तो तुम थर्ड पार्टी से कुछ ले रहे हो तो थर्ड पार्टी क्या हो जाएगी? गिवर। या तो तुम थर्ड पार्टी को कुछ दे रहे हो तो फिर थर्ड पार्टी क्या हो जाएगी? रिसीवर। तो रूल ये कहता था कि ये चेक करो थर्ड पार्टी रिसीवर है कि गिवर है। ये चेक कर मत करो कि तुम क्या हो, तुमको मिल रहा है या तुम दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए बेकार है, इसके ऊपर मत जाओ। अपने को मत देखो, सामने वाले को देखो। सामने वाला कौन है? थर्ड पार्टी। अब सोचो, मैंने क्रेडिट मतलब मैंने गुड्स बेचा है, इतना ठीक है। अगर मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, किसको बेचा होगा? कस्टमर को बेचा होगा। अब ये मत देखो कि मैं रिसीवर हूं कि गिवर हूं, क्या देखना पड़ेगा? कस्टमर रिसीवर है कि गिवर है। आपने क्रेडिट पे गुड्स बेच दिया, बताओ कस्टमर रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। फिर बाद में तुम कस्टमर से पैसे मांगने गए, कस्टमर ने आपको पेमेंट किया, अब कस्टमर क्या है? गिवर है। आपने अपने सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, सप्लायर थर्ड पार्टी में आ गया आपका। सप्लायर रिसीवर है कि गिवर है? ये बताओ। गिवर है। फिर सप्लायर तुमसे पैसे मांगने आया, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, आप सप्लायर रिसीवर है कि गिवर है? अब वो रिसीवर हो गया, इतना ठीक है। तो थर्ड पार्टी क्या है तुमको वो देखना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी यहां पर रिसीवर है तो थर्ड पार्टी का अकाउंट हमेशा आप क्या करवाएंगे? डेबिट। और थर्ड पार्टी अगर यहां पर गिवर है तो यहां पर पार्टी के अकाउंट को क्या करवाएंगे आप? क्रेडिट। इतना ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कैपिटल की। अ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इनटू द बिजनेस। अकाउंटिंग किसके लिए हो रही है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद आया कुछ? तो अकाउंटिंग किसके लिए हो रही है? बिजनेस के लिए हो रही है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल पैसे कहां पे इन्वेस्ट किए? बिजनेस के अंदर। तो अकाउंटिंग क्योंकि मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूं, पार्टी कौन है यहां पर? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन रिसीवर है कि गिवर है? पैसे दे रहा है ना वो, तो क्या हो गया? बिजनेसमैन। गिवर हो गया, क्या हो जाना चाहिए? गिवर है तो क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। बिजनेसमैन को अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, उसने बिजनेस के कैश अकाउंट में से पैसे निकाल के अपने घर ले गया। अब बिजनेसमैन क्या है? रिसीवर है, तो क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। ठीक। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, आपने क्या किया? ये देखोगे कि बैंक वाला रिसीवर है कि गिवर है, ये देखना है। अरे बैंक वाला रिसीवर है कि गिवर है, यही चेक करना है ना पर्सनल अकाउंट में। सेकंड पार्टी क्या है? सामने वाली पार्टी क्या है? तो बैंक वाले क्या है? रिसीवर। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। आपने अपने बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक वाले क्या है? गिवर। तो बैंक अकाउंट क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। समझ में आ गई बात? तो अगर थर्ड पार्टी यहां पर रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। लेकिन थर्ड पार्टी अगर गिवर है तो उसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। इतना ठीक है। अब बात आती है किसकी? इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के अंदर सारी की सारी क्या आ गई? तुम्हारी एसेट। अब यहां पर या तो कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इससे या तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। दो में से कोई एक ही चीज होगी। या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड लिख दिया गया, कम्स इन। इंक्रीज को क्या कह देते हैं हम लोग? कम्स इन। और जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या कह देते हैं? इसको गोज आउट। तो इनका कहना यह है कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो तब उस कंडीशन में इसको इंटरप्रेट किससे करना है? कम्स इन से इंटरप्रेट करना और इसको क्या करवा देना है? डेबिट। लेकिन जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसके लिए कॉमन वर्ड कौन सा यूज करेंगे? गोज आउट। इतना ठीक है। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गोज आउट। और जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, व्हेनेवर द एसेट इज गोइंग आउट इट शुड बी क्रेडिटेड। इतना ठीक है। अब आखिरी में कौन सा अकाउंट बच गया? नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर क्या क्या उठा के डाला था तुमने? एक तो डाले थे तुमने प्रॉफिट, और क्या डाले थे? लॉसेस। और क्या डाला था? इनकम डाले थे। और क्या डाला था? एक्सपेंसेस। और कुछ डाला था? ठीक है ना इतना। तो अगर कोई लॉस है या एक्सपेंस है तो इसको क्या करवा देना है आपने? डेबिट। इतना ठीक है।
और अगर आपकी कोई इनकम है या प्रॉफिट है तो इसको क्या करवा देना है, क्रेडिट। इस तरीके से इन्होंने डेबिट और क्रेडिट के रूल डिसाइड किया अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। इतना ठीक है। तो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अगर आपको सीखने, तो पहली रिक्वायरमेंट ये कहती है कि पहले आप अकाउंट को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करें। अकाउंट को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करने के बाद ही आप डेबिट या क्रेडिट के ऊपर जा सकते हैं। इतना ठीक है। आगे चलूं? लो बेटे, अगर मैं इसके आगे चलूं तो बताओ। चलो, कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट की कैटेगरी क्या होगी? अभी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अरे कैपिटल अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन सा अकाउंट है पर्सनल में? नेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद परचेज, एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट है? सेल्स। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, जितना टाइम नहीं है। इनकम है, कहां पे जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। सन्ड्री चार्जेस, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ट्रेड चार्जेस, मिसलेनियस रिसिप्ट, पक्का इनकम, ठीक है। लो बेटे, इनकम। चलो, ऑफिस एक्सपेंसेस, चैरिटी, अभी चैरिटी दान खाते में पैसे दिए ना तुमने। अब दान खाते में पैसे दिए तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या? अब ये मत बोलना कि सर अब वो हमको दुआ देगा तो हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, इतना बड़ा बेनिफिट, उतना दौर का बेनिफिट नहीं चाहिए बॉस मरने के बाद का, ठीक है। इससे कोई अभी प्रेजेंट में जब तक जिंदा रहोगे तब तक का कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे लिए? एक्सपेंस, कहानी खत्म। चैरिटी, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिक फिटिंग, अबे एसेट है तुम्हारी। इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है। ध्यान से पढ़, क्या लिखा है उधर, क्या लिखा है? एक होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस और एक होता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। जो अपने घर में बिजली का बिल आता है ना, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेकिन बेटे जब ये पूरी की पूरी क्लासरूम डिजाइन हो रही होगी तो पूरी अंडरग्राउंड फिटिंग हुई होगी। एक एक तार यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां खींचा गया होगा, ठीक है। अगर तुम कायदे से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फिटिंग, अगर मैं यहाँ की जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो अगर उधेड़ के निकालू ना मैं, तो कम से कम यहाँ पे 12 बंडल वायर लगे होंगे और एक बंडल वायर का आता है कम से कम 1500 रुपए का। तो इतने रुपए का तो सिर्फ वायर लगा है। उसके बाद ये स्विच बोर्ड, ये बटन, ये रेगुलेटर, और उसके बाद में एसी का जो बटन दिख रहा है ना तुमको, जिसमें लाल कलर की लाइट दिखती है, वो बहुत महंगे बटन आते हैं, वो सस्ते नहीं आते, वो 16 एम्पियर के बटन है वो। और उसके बाद ये जितनी तुम्हारी लाइटें चमक रही है तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे को रोशन कर रही है, नाम रोशन करवाने के चक्कर में ये लाइटें बड़ी महंगी महंगी लाइटें लगी हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब इनिशियल फिटिंग हुई होगी ना इलेक्ट्रिक की, अब एक बार फिटिंग हो गई तो कम से कम 20-40 साल तो चलेगी ना। आप अपने घर में जाके देखना, अपने घर के आसपास में देखना, कोई पुरानी वाली सोसाइटी मिलेगी ना, कोई बहुत पुरानी सोसाइटी होगी 30-40 साल पुरानी, तो वहां पे जाना और जहां पे सोसाइटी में रहते होंगे उनसे पूछना कितने साल से रह रहे हो, बोलेंगे 30 साल से। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक वायर कब बदलवाए थे? वो बोलेंगे नहीं, वो तो जब मकान बना था तभी की लगी हुई है। आज भी राजा महाराजाओं के जमाने के वायर डले हुए हैं। कभी घूमने जाओगे तो ऐसा होता है ना, महल घूमने गए हो कभी? राजा महाराजाओं के महल घूमे हो कभी तुम लोगों ने? राजा महाराजाओं के महल नहीं घूमे तुम लोगों ने, ठीक है ना। घूमे होगे तो वहां पे जाके देखना, आज भी वहां पे जो वायरिंग सिस्टम डला हुआ है ना, उस जमाने का डला हुआ है जब राजा महाराजाओं ने डलवाया था, अंग्रेजों के जमाने का। इतने मोटे मोटे कॉपर के वायर मिलेंगे वहां से। यानी अगर तुम एक राजा महाराजा के किसी महल के जितनी पुरानी वायरिंग है ना, पुरानी वायरिंग निकाल के अगर तुम कबाड़ी के भाव में बेच दोगे ना, तो कल की डेट में तुम करोड़पति बन जाओगे। इतने महंगे वायर डले हुए हैं वहां पर। क्योंकि पहले जमाने में जो बल्ब होते थे वो हैवी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे और वायर बहुत गर्म हो जाते थे पहले जमाने में, इसलिए मोटा वायर डालना पड़ता था, नहीं तो कभी भी लाइट चली जाती थी, जल जाता था वायर। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंटरनल वायरिंग सिस्टम हुई है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फिटिंग। और ये 15-20 साल तक, 25 साल तक सर्विस देती है। आइडियली ये कहा जाता है कि 20 साल बाद आपको अपनी वायरिंग बदल देना चाहिए, लेकिन इंडिया बदलता कोई नहीं है जब तक घर में आग ना लग जाए तब तक, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा तो कौन सा खर्चा होगा? ये आपका एसेट होगी। इलेक्ट्रिक फिटिंग हमेशा क्या कहलाएगी? एसेट। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहलाएंगे? आपके एक्सपेंस, ठीक है ना। डन, ठीक है, यहां तक आज के लिए ठीक है। बाकी का हिसाब किताब कल देखेंगे, ओके। अच्छा, कल का मतलब है मंडे, ठीक है। बाय बाय।